गोपाल गोस्वामी जी के बारे में थोड़ा सा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं, लेखक हैं और आंतरिक सुरक्षा के विषयों पर आपकी गहरी पकड़ भी है। जैसे कुछ देर पहले एक सत्र हमने किया भी और गोपाल जी से उसके बारे में चर्चा भी हुई, और खासतौर पर मुझे लगता है प्रश्न की दिशा मुझे बताने की आवश्यकता तो नहीं, गोपाल जी स्वयं में पारंगत हैं इन विषयों पर, मगर जो चर्चा हो रही थी उसमें गुजरात की खासतौर पर चर्चा हुई। और ऐसा हर्ष जी से अपेक्षा करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी कहा था कि गुजरात के अंदर कुछ नए कपड़ों में अर्बन नक्सल घुसा है, उसकी चर्चा आपने की थी। और अभी अभी हमने उन नए कपड़ों वालों का जो मंच है दिल्ली में सजा देखा, वो मंच भीमा कोरेगांव तक गया। तो ऐसी अपेक्षा है कि गुजरात में सब क्या चल रहा है, आप गृह राज्य मंत्री, आपको अंदर की कई बातें पता होंगी, तो ऐसा हमारे सभागार को और हमारे 5 जन के दर्शकों को यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से बताएंगे। गोपाल जी को मंच में प्रेषित करता हूं। स्वागत है मंत्री जी। हर्ष जी के बारे में कुछ मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि वो मेरे क्षेत्र के एमएलए भी हैं और अब मंत्री हैं पूरे गुजरात राज्य के। हर्ष जी का जो राजनीतिक करियर है वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बहुत कम उम्र से प्रारंभ हुआ। दिशा फाउंडेशन के वहाँ पे उनकी एक संस्कारित हुए। उसके बाद विश्व गौग्राम यात्रा का उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संचालन किया। उसके पश्चात भारतीय जनता युवा मोर्चा के यंगेस्ट महामंत्रियों में से एक रहे। तत्पश्चात 2012 में वो यंगेस्ट एमएलए ऑफ गुजरात, 27 वर्ष की उम्र में वो एमएलए बने। उसके बाद 2017 में पुनः एमएलए हुए और अभी उनके पास में गुजरात राज्य के गृह, खेल एवं युवा, राजस्व और उसके साथ दर्जन भर और भी विषय उनके पास में है। इतनी कम उम्र में ये सब जिम्मेदारी, जैसे अभी सर ने कहा कि उनके पास में है, और वो बहुत अच्छी तरह से 1 साल के कार्यकाल को हमने देखा है उनके। हर्ष जी, आपको देख के लाखों युवा प्रेरणा लेते हैं और राजनीति में जुड़ने का सपना वो आपको देखकर देखते हैं, चाहे गुजरात के हों या विश्व भर के हों। आज यहाँ पर जो चर्चा का विषय है, सुरक्षित भारत से श्रेष्ठ भारत, तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। 40 मिनट का ये सत्र रहेगा। तो हम आंतरिक सुरक्षा के बारे में इससे पहले एक सत्र हुआ था, उसमें बहुत सारी बातें पीएफआई से जुड़ी हुई आई। उसके साथ में माओवादी, कम्युनिस्ट, लेफ्ट के जो हार्डकोर लिबरल्स लोग हैं, उनका एक नेक्सस, उसके बारे में चर्चा हुई। तो हम ये देखते हैं कि जैसे अभी पीएफआई और मुस्लिम रेडिकल्स जो हैं, जिस तरह से पूरे देश में एक उनका एक षड्यंत्र चलता है कि देश को अस्थिर रखने का, और एक प्रोग्रेसवादी जो सरकार है, जो राष्ट्रवादी सरकार देश में है पिछले 8 वर्षों से, उसको डिस्टेबलाइज करने की पूरी कोशिशें होती हैं। उसके कई सारे पहलू हैं, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पर, वैश्विक स्तर पर उसको, भारत को अलाइनेट करना और लोगों से अलग करना। जैसे हमने 3 दिन पहले हंगर इंडेक्स की बात देखी। उससे पहले जैसे हार्वर्ड और अमेरिकी इकोसिस्टम में जो भारतीय लोग काम करते हैं, उनके अंदर कास्ट का एक विग्रह, जाति विग्रह करने का एक प्रयास हमने देखा। अभी कुछ दिन पूर्व दिल्ली में राजेंद्र गौतम ने जो धर्मांतरण किया, जो बुद्धिज्म की आड़ लेके, छद्म बुद्धिज्म है, बुद्ध के किसी भी संस्कार उन लोगों में नहीं है। बुद्ध का पहला सिंपल प्रिंसिपल है अहिंसा और विश्व शांति के लिए काम करना, जो कि उसके विपरीत काम कर रहे हैं। वो हिंदुओं के विरुद्ध बात करते हैं, गौमांस खाने की बात करते हैं, उसकी सराहना करते हैं। तो ये इसकी जड़ें अगर आप हम देखेंगे तो गुजरात में भी कहीं दूर तक जमी हुई है। जैसे सिमी का जो कार्यक्रम हुआ था, 2000 लोगों की सूरत से गिरफ्तारी हुई थी और वहीं से सिमी को बैन करने की बात हुई थी। तो इस तरह अभी सिमी का पीएफआई होना और पीएफआई का बैन होके अभी किसी और नए संगठन के रूप में वो न उभरे, इसके लिए जो इंटरनल सिक्योरिटी का आज ये देश भर में, खाली गुजरात का प्रश्न नहीं, पूरे देश का प्रश्न है। तो आपका इस पर क्या आकलन है और किस तरह की तैयारी गुजरात की इस पे है? देखिए, मेरा ये स्पष्ट मानना है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का ये निर्णय, ये देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी भेंट है। ये निर्णय अति आवश्यक था। जिस प्रकार से देश के अलग अलग कोने में जाके सामाजिक भड़काऊ भाषण देके, सर तन से
जुदा करने की बातें करने वाले लोगों को बैन करना ये बहुत ही महत्व का निर्णय है और ये समय की सबसे बड़ी मांग भी थी। साथ ही में अगर आप देखोगे तो आज के कुछ रूप बदल चुके हैं। समय के अनुसार लोगों की देश को तोड़ने की, देश के समाजों को तोड़ने की रीति नीति बदलती रहती है। आप देखिए कुछ सालों पहले इसी प्रकार से नर्मदा बांध को लेके मेधा पाटकर के द्वारा गुजरात भर में गुजरात के लोगों को उपशाने की कोशिश की गई। उसके माध्यम से भी इसी प्रकार से इंटरनल सिक्योरिटीज को किस प्रकार से ठेस पहुंचे वो प्रयत्न किए जाते थे। आज थोड़ी सिस्टम बदल चुकी है। ये यही लोग हैं, ये अर्बन नक्सल्स के एक पार्ट है। समाज में किस प्रकार से विभाजन किया जाए, कोई भी अच्छा कार्य, देश हित के कार्य किए जाए, उसको किस प्रकार से तोड़े जाए, ये इस प्रकार के कार्य को रोकने के लिए पीएफआई का रोकना बहुत ही जरूरी थी और ये निर्णय मैं ये मान रहा हूं कि आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। इस प्रकार की कई तकलीफें हमने भी देखी है। गुजरात के अलग अलग भागों में कुछ लोग एनजीओज के नाम लेके, कुछ लोग सामाजिक समस्याओं की बात लेके, कुछ लोग पॉलिटिकल बातें, लेकिन पॉलिटिकल बातों को समाज में किस प्रकार से एक भाग किया जाए, उपछाया जाए, इस प्रकार के प्रयत्न भी गुजरात के अंदर जब जब चुनाव आता है उससे कुछ महीनों पहले से चालू हो जाते हैं। एनजीओज और ये दूसरी सब एक्टिविटीज है पूरे 5 साल चलती है, लेकिन यही एक मोड़, पॉलिटिकल मोड़ के द्वारा भी इंटरनल सिक्योरिटीज में किस प्रकार से तकलीफ हो उसका भी प्रयास गुजरात में कई सालों से देखा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लॉ एंड ऑर्डर्स को लेके जो स्ट्रिक्ट नीति है उससे हम लोग को कहीं ना कहीं उसको रोकने में काफी अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। मेरा ये मानना है कि समाज को इन लोगों को पहचानना होगा। गोपाल जी, आप ट्विटर पे एक्टिव हो, आप सोशल मीडिया पे बहुत ही अच्छे विषय रखते हो, मैंने कई बार देखा है। मेरा ये मानना है कि कुछ लोग अपने आप को मानव अधिकार का मसीहा, समाज के चिंतक के तौर पे अच्छी फैशनेबल भाषाओं में जो लिखते हैं, वो लोग समाज को किस प्रकार से तोड़ने की कोशिश करते हैं, उस चीजों को 5 जन या जिस प्रकार से उजागर करते हैं। मेरा ये मानना है कि समाज को इन लोगों को पहचानने का समय आ गया है और ऐसे लोगों को सही जवाब देना बहुत ही आवश्यक है। मंत्री जी, गुजरात की सीमा लगभग 1600 किलोमीटर समुद्री तट, उसको हम एक्सटर्नल लिमिट कह सकते हैं, एक्सटर्नल सीमा कह सकते हैं। उसके बाद जो धरती का इलाका है उसमें तीनों तरफ से महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान, इसके जो मूल निवासी वनवासी विस्तार के एरिया हैं, उनमें ये प्रवृत्तियां जो कि नक्सल के नाम पे होती हैं, लेकिन उनका जो स्पॉन्सर है वो इस्लामिक रेडिकल्स फंड्स, जो अभी सीधे ऑफ फ्रंट यानी कि सामने आके वो लोग ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, दबाव के वश, सरकार के दबाव की और सिक्योरिटी एजेंसी के दबाव के वश, जो मिशनरी प्रवृत्तियां हैं जो अभी उनके फंड्स बंद हो जाने की वजह से या अलग अलग तरीकों से उनको दबाव है, तो उन्होंने अभी अपने चेहरे बदल दिए ऐसा लगता है। इसलिए वो समाज में दलित वर्ग, SC ST के, आदिवासी के मोर्चों के नाम पे उन्होंने पैठ बनाई है और उसका क्लियर कट फंडिंग जो होता है वो इन फंड्स से आता है। ऐसा हमने कई मौकों पे देखा है। तो इसमें एक बड़ा मुद्दा जो है वो देश में जो ड्रग आता है वो हमारी समुद्री तट से आता है। आपके कार्यकाल में 1 वर्ष के दौरान हमने बहुत बहुत बड़े ड्रग हॉल देखे हैं और एक अनुमान के अनुसार, आज से कुछ 5-6 साल पहले का अनुमान है, उसके अनुसार 30 लाख करोड़ का एक जो नशीले द्रव्य और ड्रग्स का पूरे देश में एक मार्केट है। और ये पूरा कहाँ से आता है वो हम सबको पता है, हमारे जो मित्र देश हैं, पड़ोसी, उन देशों के द्वारा ही आता है। और उस सीमा के, क्योंकि कश्मीर का बॉर्डर अभी टाइट हो गया है, राजस्थान बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर कुछ टाइट हो चुका है, तो वो गुजरात के तरफ से आने का प्रयत्न करते हैं। तो इतनी लंबी जो सीमा है हमारी, एक तरफ घर के अंदर के दुश्मन हैं, एक तरफ बाह्य देशों के दुश्मन हैं जो घर के अंदर के दुश्मनों के साथ मिलकर हमको कष्ट दे रहे हैं। तो इन 2 चुनौतियों से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं और आपका क्या विजन है, उस पर रोड मैप है?
देखिए, सबसे पहले जो हमारी 1600 किलोमीटर की समुद्र तट है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। डेमोग्राफिक वे से अगर आप सोचोगे तो उसको संभालना, उसकी सुरक्षा के विषयों पे हमें रोज बरोज उस पे बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ता है। और आप सबको ये जान के खुशी होगी कि ये 1600 किलोमीटर की समुद्र तट पे जिस प्रकार से केंद्र सरकार में मोदी जी और अमित भाई ने ड्रग्स के विरोध में, ड्रग्स के सामने एक जंग जो छेड़ी है, वो जंग में गुजरात ने बहुत ही बड़ी सफलता प्राप्त की है। खास करके मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान भारत की जो सीमा है, जो गुजरात से जुड़ी हुई है, वो सीमा से हमने अभी तक 30 से ज्यादा पाकिस्तानियों को जो ड्रग्स सप्लाई का काम करते थे उन लोगों को पकड़ा है। करीबन हजारों करोड़ का ड्रग्स हमने भारत पाकिस्तान बॉर्डर से बरामद किया है। एक विषय जो कहीं ना कहीं चुनावी सीजन होने के कारण कुछ राजनीतिक व्यक्ति यह विषय को ड्रग्स पकड़ा जाता है यह कहते हैं। मेरा वो सभी लोगों को कहना है कि ड्रग्स कोई भी, ये ड्रग्स माफिया सामने चल के अहमदाबाद के कोई पुलिस स्टेशन में आके जमा नहीं करा जाता है। इसको पकड़ने के लिए पुलिस को बहुत ही साहस का काम करना पड़ता है। और गुजरात पुलिस, गुजरात एटीएस ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे कोस्ट गार्ड, डीआरआई, अन्य केंद्र सरकार की कई संस्थाओं के साथ मिलके गोलियों का सामना करके ये ड्रग्स माफियाओं को पकड़ा है, जो अपने आप में आज तक के देश के इतिहास में गुजरात पुलिस ने जितना ड्रग्स पकड़ा है वो कभी नहीं पकड़ा गया है। इसी के साथ गुजरात पुलिस ने मात्र ड्रग्स भारत पाकिस्तान की बॉर्डर से नहीं पकड़ा है। गुजरात पुलिस ने कलकत्ता पोर्ट हो, दिल्ली की कई जगह हो, उत्तर प्रदेश की कई जगह है, और खास करके ये सभी ड्रग्स के जो ऑर्डर्स हैं, जो नेटवर्क है, वो कहां से चलते थे? वो पंजाब की दोनों जेलों से ये बहुत ही बड़े पैमाने पे ड्रग्स मंगाने का कामगिरी चल रही थी। गुजरात पुलिस ने, गुजरात एटीएस ने पंजाब सरकार को कई दफा इसके बारे में जानकारी दी, लेकिन मुझे दुख के साथ ये आप सबको मैं कह रहा हूं कि आज तक पंजाब सरकार ने या पंजाब पुलिस ने इस पे कोई कदम नहीं उठाया है, जो देश के लिए अति डेंजरस चीज है। मेरा यह मानना है कि राज्य में सरकार अलग अलग हो सकती है, हमारे विचार भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ड्रग्स के सामने की लड़ाई में हम कभी भी किसकी सरकार, कौन कहां पे काम कर रहा है, यह नहीं देख सकते। हमें ड्रग्स के सामने की लड़ाई में सबको एक होकर लड़ना चाहिए, यह मेरा मानना है। आज का समय ऐसा है कि पाकिस्तान में ऐसा कहा जाता है कि गुजरात की ये 1600 किलोमीटर की समुद्री जो रास्ते हैं उसको छोड़ लेने चाहिए, क्योंकि कई नॉटिकल माइल्स तक गुजरात की पुलिस अंदर घुसती है और अंदर घुस के पकड़ के ले जाती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ड्रग्स माफियाओं में एक गुजरात बॉर्डर के लिए खौफ पैदा हुआ है। और ये मैं मान रहा हूं कि गुजरात सरकार की ड्रग्स पकड़ने की नीति में एक बहुत ही बड़ी सफलता हमें प्राप्त हुई है। इससे मुझे संतोष नहीं है। मैं इससे ये नहीं कह रहा हूं कि गुजरात में कहीं पे भी ड्रग्स नहीं पहुंच रहा होगा, गुजरात की कोई भी बॉर्डर से ड्रग्स नहीं पसार हुआ होगा, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमने ये लड़ाई छेड़ी है, इसमें हमें बहुत ही सफलता मिली है। और ये विषय में, ये दिशा में हम लोग को आने वाले दिनों में इससे भी बड़ी सफलता प्राप्त होगी। उस दिशा में गुजरात पुलिस कामगिरी कर रही है। आपने खास तौर पे धर्मांतरण की बात की। धर्मांतरण के विषय में खास तौर पे गुजरात पुलिस ने भरूच के 2 गांवों में बहुत ही बड़े पैमाने में जो धर्मांतरण का नेटवर्क था वो तोड़ने में बहुत ही बड़ी सफलता गुजरात पुलिस को प्राप्त हुई है। कुछ मुस्लिम भाइयों ने उत्तर प्रदेश, लंदन, ये सब जगह से बहुत ही बड़े पैमाने में फंड आ रहे थे, और वो फंड के माध्यम से गुजरात के भरूच जिले में कई
हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का प्रयास किया गया था, उसको रोकने में, उसको यहां पे रोकने में खास तौर पे गुजरात पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से तापी, डांग, नर्मदा और कई आदिवासी जिले ऐसे हैं जहां पे इस प्रकार के धर्मांतरण की जो कोशिशें हो रही है उसमें कहीं ना कहीं हमें अलग अलग जिलों में सफलता प्राप्त हुई है। और ये विषय में हम लोग बहुत ही गंभीरता पूर्वक अलग अलग आदिवासी जिलों में हम लोग कामगिरी कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमें इसमें भी सफलता अच्छी तरह से प्राप्त होगी। मंत्री जी, ड्रग पकड़ा जा रहा है, ये आप सुन के हम सबको बहुत अच्छा लगा और इसमें और भी आगे आप कदम उठाएंगे ऐसी हमारी अपेक्षा है। मंत्री जी, ड्रग्स का जो मीनेस है वो किस हद तक जाता है और ये किस तरह से टूल है एक पूरे देश में अराजकता फैलाने का, उस पर मैं आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वो आपके ध्यान में होगा ही। हमने देखा है कि ड्रग का सबसे ज्यादा शिकार जो है वो पंजाब प्रांत के युवा हैं। पंजाब में जैसे पिछले 10-15 वर्षों से ड्रग गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर अवेलेबल है, वहां युवतियां भी कैसे उनके वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होते हैं, कैसे झूमती हुई नजर आती हैं। तो ये एक नया हथियार है क्या कि जो भारत तोड़ो शक्तियां हैं वो लोग पहले एक प्रयोग करती हैं ड्रग के द्वारा, उनको डबल फायदा होता है। एक तो वो हमारी पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद करती हैं, उसको अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने कल्चर के प्रति कोई प्रेम नहीं रह जाता, और दूसरा उनको आसानी हो जाती है, इसमें से एक बड़ा मुनाफा मिलता है। तो और तीसरा ये होता है कि फिर आप जैसा चाहो वैसा राजनीतिक परिवर्तन उस प्रदेश में कर सकते हैं। इसी प्रकार की शक्तियों का पदार्पण गुजरात में भी हो रहा है। तो हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं उनके हमने फोटोग्राफ देखे हैं, यलगार परिषद से लेके जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग के जो हार्डकोर सदस्य हैं उनके साथ की संलिप्तता उनकी देखी गई है। मनीष सिसोदिया जो उनके, और अरविंद केजरीवाल स्वयं कई फोटोग्राफ ऐसे हैं जिनके साथ में वो शबनम हाशमी और उनकी पूरी गैंग के साथ में उनको देखा गया है। तो ये हम कैसे समझा पाएंगे समाज को, युवाओं को, कि ये जो लोग आ रहे हैं जो फ्रीबीज के नाम पे इस राज्य में पेनिट्रेट करना चाहते हैं, जिसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सांस्कृतिक इतिहास रहा है, उसको हम कैसे मिटिगेट करेंगे, कैसे उस चुनौती को हम निपटेंगे, उसके लिए आप कुछ बात करेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बताया कि ये सभी लोग मात्र और मात्र चुनावी सीजन में चुनावी फायदा कैसे हो पाए, चाहे उसके लिए जिस जिस राज्य में वो लोग जाते हैं वहां पे जिस प्रकार से उनको एंट्री मिले, उसके लिए वो कोई भी हद तक गिर सकते हैं। खास तौर पे आपने जो बताया कि इनके कई नेता कई आपत्तिजनक लोगों के साथ मिलते, पार्टीज करते, बैठकें करते, ये विजुअल्स भी बाहर आए, उनके फोटोज भी बाहर आए। और ये मात्र फोटोज या पार्टीज नहीं करते, ये बैठते हैं तब देश को किस प्रकार से तोड़ा जाए, देश को किस प्रकार से, देश के अलग अलग समाजों को, अलग अलग विभिन्न वर्गों को किस प्रकार से अलग किया जाए और उसके माध्यम से खुद की राजनीति कैसे चले। और मात्र राजनीति नहीं, ये 100% कहीं ना कहीं एक अलग प्रकार की सोच के साथ देश के युवा किस प्रकार से काम से बाहर निकल के मुफ्त की लटार में उनकी आदत पड़े, उससे कौन से देश को किस प्रकार से फायदा होगा, ये तो मैं आज नहीं जानता हूं, लेकिन इसके पीछे आपकी बात मुझे 100% सही लग रही है कि कहीं ताकतें काम कर रही है और वो ताकतों को पहचानने का भी समय आया है। खास करके आपने ड्रग्स के बारे में जो बात की, ड्रग्स के जो फंडिंग्स आते हैं वो किस प्रकार से उपयोग किए जाते हैं, ये विषय पे हमें बहुत ही ऊंडानपूर्वक हमें सोचना चाहिए। अगर ये गहराई से सोचा जाएगा तो हमें ये विषय पे 100% समझ आएगी कि पंजाब में किस प्रकार से हमारे सबसे ज्यादा फौज में जुड़ने वाले जो नौजवान जो राज्य से आते हैं वहां पे ड्रग्स किस प्रकार से घुसाया गया और वो राज्य के युवाओं को किस प्रकार से कहीं ना कहीं खोखला बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट के तौर पे जिस प्रकार से काम हुआ, और आज वो राज्य में आप देखिए कि नीचे तक ड्रग्स किस प्रकार से पहुंच गया हो। लेकिन गोपाल जी, मेरा ये मानना है कि वो विषय हो गया, आज समय है हमें उसमें से बाहर निकलने का।
आज समय है कि हम जब हमें सब चीजें पता है तो उसके सामने लड़ने का, जब केंद्र की सरकार उसके सामने इतने मजबूताई से जब लड़ रही है, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब सरकार को आज ड्रग्स के सामने, आप देखिए कि गुजरात ने कम से कम एक साल में 700 से ज्यादा ड्रग्स माफिया को पकड़ा है पूरे गुजरात में। उनमें से एक भी ड्रग्स माफिया ऐसा नहीं है जिसको जामीन अभी तक मिली हो। सभी ड्रग्स माफिया आज जेल में बंद है। उसके सामने पंजाब में आज भी ड्रग्स के सामने की लड़ाई में वो लोग किसी भी प्रकार की गंभीरता से ये लड़ाई नहीं लड़ रहे। अगर वो लोग ये गुजरात मॉडल पे काम करेंगे, मैं आपको 100% आपको गारंटी दे रहा हूं कि गुजरात मॉडल का जो ड्रग्स पकड़ने की जो कामगिरी है, अगर उस दिशा में वो लोग कामगिरी करेंगे तो 100% पंजाब में भी ड्रग्स माफियाओं को रोकने में हमें सफलता प्राप्त होगी। जी मंत्री जी, एक दूसरी प्रमुख समस्या है जो डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है, यानी कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान जो है वो, ऐसा कहा जाता है कि बांग्लादेश के बॉर्डर से मतलब वहां से अंदर तभी व्यक्ति आता है जब उसका आधार कार्ड और चुनावी पहचान पत्र रेडी होता है, और ये काम जो है वो केवल 1000 रुपये में होता है। तो 1000 रुपये में भारत की नागरिकता यहाँ प्राप्त करने के बाद वो यहाँ के रिसोर्स, जो यहाँ के अल्पसंख्यक हो या यहाँ के मुस्लिम वर्ग हो, यहाँ का जो गरीब तबका है, उसके लिए जो चीजें हैं उनको वो कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ तक बातें हैं कि जो विभिन्न राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आवास जो बढ़ते हैं, उसमें भी उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर कई सारी संपत्तियों पर भी वो अभी काबिज हो गए हैं और यहाँ के नागरिक बनते जा रहे हैं। एक ये विषय है जो कि बहुत ही गंभीर है, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि आपके सोसाइटी में आप अभी जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बन रहे हैं, उस तरह उन घरों में पूरा समाज रहता है, उसमें हर तबके के लोग रहते हैं। आपने कई जगह पर उद्घाटन किया है, 2 दिन पहले आपने पुलिस आवास का भी उद्घाटन किया था। तो उन जगहों पे वो लोग आने लगेंगे। तो आज यहाँ दूसरे सत्र में ये बात हुई थी कि उनका जो एक डॉक्यूमेंट है कम्युनिस्ट माओवादियों का, उसमें ये टूल्स हैं कि आपको सोसाइटियों में, आपको इवन संघ की बात हुई कि आरएसएस की शाखाओं में उन लोगों को भेजो, पॉलिटिकल पार्टीज में भेजो, स्वयंसेवी संस्थाओं में भेजो, वहां से वो फिर आते हैं और उनका जो एजेंडा है उसको वो एक फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें इसके लिए जैसे हम लोग पुलिस हमारी है वो टेक्निकली कितनी इक्विप्ड है, और जो उनके पास इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, वो उसकी कोर्ट में कितनी एक्सेप्टेंस है, ये हमें पता है। तो इस बारे में कैसे इसको सिंक कर सकते हैं? हम संक्षिप्त में रखेंगे थोड़ा ये प्रश्न को भी और जवाब को भी। एक तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस का विषय इसमें बहुत छोटा आता है। जब अन्य डिपार्टमेंट जो है, जैसे आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड के बारे में कलेक्टर श्री जितने भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपकी ये बात सही है, मैं कई जगहों से मैंने भी ये सुना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में इस प्रकार की समस्या जहां पे आती है, वहां पे वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में जहां जहां पुलिस को फरियाद मिलती है उस पे पुलिस कामगिरी करती है। इसको टेक्नोलॉजी से जोड़ने से ज्यादा इसके जो एजेंसीज हैं, जो आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसीज, उस पे किस प्रकार से रोक लगाई जाए, उस पे और रीचेकिंग किस प्रकार से की जाए, और कई केसेस हमने भी इस विषय के अंदर जो ध्यान पे आए हैं वो विषय हम लोग ने, एटीएस है, क्राइम ब्रांच है, वो अलग अलग जो हमारी इक्विप्ड एजेंसीज है जिनके पास टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, वो सबको हम लोग इस प्रकार के केसेस की तहकीकात देते हैं। जो आवास की बात है, खास करके पुलिस आवास में, तो पुलिस के परिवार को ही रहने के लिए जो घर मिलते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास में इस प्रकार की फरियाद हमें खास तौर से महानगर पालिकाओं में इस प्रकार की फरियादें कम मिलती है। जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है दूसरे राज्यों में, जहां पे जैसे बंगाल है, जैसे बिहार है, जहां से ये नजदीक में जो रोहिंग्या और बांग्लादेश जहां से लगता है, वहां पे इस प्रकार की फरियाद ज्यादा मिलती है। कई फरियादें हमें गृह विभाग के होने के कारण आईबीएस को और दूसरी एजेंसीज को इस प्रकार की फरियाद हमें मिलती है, तब हम लोग इस पे बहुत ही गहराई से काम करते हैं, क्योंकि ये विषय मात्र एक घर मिलने का विषय नहीं है। आपकी इस पे जो चिंता है, मैं इसको बहुत ही वायबल समझ रहा हूं, क्योंकि ये चिंता समाज के सभी वर्गों के लिए जरूर से है,
क्योंकि एक प्रधानमंत्री आवास में सभी समाज के लोग रहते हैं। इस प्रकार से गलत डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से अगर किसी को घर मिला हो तो वो दूसरी सुरक्षा के विषय में भी आने वाले दिनों में हमारे लिए गंभीरता पैदा कर सकती है। इसके लिए हम इस पे बहुत ही गंभीरता पूर्वक काम कर रहे हैं। मंत्री जी, डेमोग्राफिक चेंजेस की बात होती है तो समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड की भी बात होती है। उत्तराखंड, यूपी और एमपी ने इस पे बिल लाने की कवायद शुरू कर दी है। उनके कुछ आयोगों का गठन हो गया है जो इसका बिल का फॉर्मुलेशन पे काम कर रही है। क्या गुजरात में भी हम इस तरह की कुछ अपेक्षा रखते हैं? देखिए, समय की मांग जिस प्रकार की उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में उनको योग्य लगी, ऐसे उन्होंने निर्णय लिया है। मैं आपका ये जो सजेशन है मैं इसको सहर्ष स्वीकार रहा हूं और समय पे सब चीजें अच्छी होगी, ये मैं आपको कह सकता हूं। मंत्री जी, अभी कुछ पुलिस डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो जो रेशियो है पुलिस और पब्लिक का वो काफी कम है, आप जानते हैं। और जो पुलिस फोर्स है वो बहुत ही वर्कड आउट है, 24 घंटे वो काम करते हैं, उनके लिए कोई छुट्टियां नहीं होती हैं। और उनका जो वेतन है वो भी बहुत कम है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनके पास रहने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मिशन रहा है, पहले उन्होंने टॉयलेट्स के लिए घर घर टॉयलेट पहुंचाए, उसके बाद उन्होंने घर घर पानी पहुंचाया, घर घर सबको मकान देने की बात हुई, अभी सबको बीमा देने की बात हुई है। तो क्या हम गुजरात में आपसे ये अपेक्षा कर सकते हैं कि हर पुलिस वाले को एक अच्छा घर मिले पुलिस हाउसिंग के थ्रू, और उनको एक अच्छा वातावरण मिले जिससे कि वो जीवन, मतलब उनका कार्य अच्छे से कर सके? क्योंकि हमारे पास फोर्स कम है और उनसे काम ज्यादा लेना है, तो कम से कम उनके एक वर्किंग आवर लिमिट हो सके। उनकी पे जो है उसके लिए आपने कुछ गठन किया है और उसका कुछ मेरे ख्याल से ड्राफ्ट भी आप लोगों ने बात की है उनसे। और घर की अपेक्षा मैं करता हूं कि ये प्रश्न है जो मेरे पास आए हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। जो प्रश्न आपके पास आया है उसका निराकरण जो हुआ है वो मैं आप सबको कहना चाह रहा हूं। गुजरात सरकार द्वारा गुजरात पुलिस के जवानों के लिए, खास तौर पे उनके जो घर है वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी पुलिस जवानों के लिए कम से कम 2 बेडरूम के नए घर बनाने का एक निर्णय लिया है। पहले जो घर दिए जा रहे थे वो बहुत छोटे पड़ रहे थे, और जिस प्रकार से समय बदल चुका है और आज के समय में उनके लिए अच्छे घर की व्यवस्था होनी बहुत ही आवश्यक थी। तो गुजरात हाउसिंग के द्वारा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, और 2 BHK के जो घर है वो कहीं ना कहीं गुजरात पुलिस के लिए एक आशीर्वाद स्वरूप साबित हुआ है। उसी के साथ वेतन की जो बात है, वेतन में गुजरात सरकार ने यही साल वेतन की बात प्रश्न आए, 2 महीने से उनका वेतन बढ़ भी चुका है और सबको हर महीने अब सैलरी एक्सटेंड होके उनके खाते में जमा भी होने लगी है। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल के द्वारा 550 करोड़ रुपए की सैलरी एक्सटेंड का एक पैकेज दिया गया, जिसके माध्यम से हर एक वर्ग में अलग अलग तौर पे सैलरी बढ़ाई गई है, जिसके माध्यम से उनके दोनों बच्चे, जो सैलरी बढ़ाई गई है वो सैलरी से आराम से, अगर घर में 1 या 2 बच्चे हो तो उनको अच्छे से अच्छी स्कूल में पढ़ा पाए, उतनी व्यवस्था गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार ने ऑलरेडी ले लिया है। समय की जो बात है, पुलिस की जो कामगिरी है वो सही तौर पे बहुत ही स्ट्रेसफुल होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे दिन उनको फरियादी और गुनहगारों के बीच में निकालना होता है। तो जब उनके अच्छे घर की व्यवस्था, जिस प्रकार से गुजरात सरकार ने जो नए घर बनाए हैं, वो अच्छे घर के होने से कहीं ना कहीं उनके तनाव में कमी आती है। और इसकी ये घर जो है वो जिलों में तो इतने प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो कि महानगरों में जगहों की लिमिटेशंस है और भी कई प्रश्न हैं।
तो ये सब प्रश्नों को कहीं ना कहीं हमें चैलेंजेस को सामना करके, वो चैलेंजेस को पार करके ज्यादा से ज्यादा घर इनके लिए कैसे बने, उसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और आपका ये प्रश्न मैं ये मान रहा हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये दिशा में मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि सरकार बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। धन्यवाद मंत्री जी। अभी आपके पास गृह विभाग आए हुए लगभग 1 वर्ष पूर्ण होने को है, तो आपके आने के बाद जो अपराध रेट है उसमें क्या चेंजेज आए, कुछ नए पुलिस स्टेशन खुले क्या, और नई भर्तियां हुई क्या, महिला सुरक्षा के बारे में हम क्या कुछ कर रहे हैं, इस पर कुछ रोशनी। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में यही साल में 12,000 से ज्यादा पुलिस जवानों की भर्ती की गई है, जिसका सभी प्रकार की प्रोसीजर्स खत्म हो गई है। रिजल्ट्स भी आ गए हैं, पीएसआई के इंटरिम रिजल्ट्स आ गए, फाइनल रिजल्ट्स भी कुछ दिन में आ जाएंगे। 12,000 नए पुलिस जवानों की भर्ती से पुलिस फोर्स को बहुत ही बड़ा बल मिलेगा। साथ ही में हम लोग ने क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एक नई नीति अपनाई है। इतना बड़ा राज्य, इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज, और कई तौर पे हमारे पास बहुत ही बड़ा हाईवे है, तो इसके कारण जो गुनाह बनते हैं वो गुने को किस प्रकार से रोका जाए। तो गुजरात पुलिस ने जो नई नीति अपनाई है उसमें सबसे पहले हम लोग ने पोक्सो के विरोध में, पोक्सो के केसेस में आज भी मतलब महिलाओं के विरोध में सबसे कम पेंडेंसी वाले जो राज्य है उनमें से गुजरात नंबर 1 है। जो बड़े जो राज्य है हमारे सभी, वो राज्य में जो खून के केसेस बनते हैं उसमें गुजरात आज 28वें नंबर में है 36 राज्यों में से। उसमें से कई तो दादरा नगर हवेली और वो सब है पीछे, मतलब कोई राज्य है ऐसा नहीं है, लेकिन जो टोटल क्राइम रेट देश भर के सभी राज्यों में, उसमें गुजरात 31वें नंबर में है। फिर भी हम लोग ने एक प्रयास किया है, जो पोक्सो के केसेस होते हैं वो पोक्सो के केसेस में गिने हुए दिनों में चार्जशीट हो और एकदम फास्ट ट्रैक में उसमें परिवार को न्याय कैसे मिले। और उसमें गुजरात देश में एक ही ऐसा राज्य होगा जिसने 1 साल के अंदर 10 से अधिक केसों में विदिन 75 डेज हम लोग ने कई केसेस में फांसी की सजा दिलाई है, कई केसेस में आजीवन कैद की सजा दिलाई है, और कई केसेस ऐसे हैं जिसमें एकदम सख्त से सख्त सजा दिलाने में गुजरात पुलिस को सफलता मिली है। आप सोचिए कि एक समय ऐसा हुआ करता था जब 75 दिन में चार्जशीट भी नहीं होती थी, लेकिन आज का समय ऐसा है कि 75 दिन के अंदर हम लोग ने कई लोगों को फांसी की सजा दिलाई। और ऐसे 1-2 केस नहीं, सूरत के पांडेसरा पुलिस स्टेशन की मैं आपको बात बताना चाहता हूं। एक श्रमिक परिवार की छोटी सी बेटी को, उस पे जब दुष्कर्म होता है, पोक्सो की फरियाद दर्ज होती है, 14 दिन के अंदर हमने चार्जशीट पूर्ण की। उसके बाद 15 दिन के अंदर हम लोग ने उस दरिंदे को फांसी की सजा दिलाई। इसी प्रकार से भावनगर में मात्र 1 दिन में विदिन 24 आवर्स हम लोग ने चार्जशीट पूर्ण की। 1.5 महीने के अंदर आजीवन कैद की सजा दिलाई। मेरे शहर की गुजरात की एक बेटी का जाहिर में मर्डर होता है। ग्रीष्मा वेकरिया मर्डर केस को बहुत ही चर्चा में रहा था। वो केस मर्डर के
कुल मिलके 70 दिन के अंदर मात्र 70 डेज चार्जशीट भी हुई, सभी प्रकार के केस के इस प्रकार से हम लोग ने उसकी तहकीकात की है और इतनी टीम उसके पीछे लगाई थी कि वो तहकीकात में किसी भी प्रकार की लैप्स ना रह जाए। मात्र सेशंस कोर्ट से ही नहीं, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी उसको किसी भी प्रकार की राहत ना मिले, इस प्रकार से वो केस को हमने चलाया था और विद इन 70 डेज उसको फांसी हुई। इस प्रकार के 1, 2, 3 नहीं, लेकिन 10 से ज्यादा केसेस में हम लोग ने ये साल में सफलता प्राप्त की है और उसके कारण कहीं ना कहीं इस प्रकार के कई केसेस में हम लोग को लिमिटेशंस आए हैं, कई शहरों में इस प्रकार के गुनाह बनने कम हो गए। मंत्री जी, ये सुन के अच्छा लगता है। और एक मुद्दा ऐसा है जो हम देखते हैं कि जो जेल प्रक्रिया है हमारी, क्योंकि जेल भी आपके पास ही है, तो जेलों में जो अपराधी होते हैं वो अंडर ट्रायल और कन्विक्टेड दोनों एक ही जगह रखे जाते हैं। और आपने जैसा कहा कि पंजाब की जेलों से ड्रग और इस तरह की बातें होती है और हम लोग पिक्चर में भी देखते हैं और ये वास्तव में धरातल पर भी है कि जेलों के अंदर जो गुनहगार नहीं भी होता है वो धीरे धीरे उनके साथ मिलकर गुनाह करने लगता है, क्योंकि 50 रुपए 100 रुपए के लिए नॉन कॉग्निजेबल चीजों के लिए भी अगर वो उसे अपराध सजा मिलती है तो 6-6 महीने 1-1 साल जेल में रहता है। कुछ ऐसी व्यवस्था हम खड़ी कर सकते हैं कि जिसमें जो अंडर ट्रायल हैं, जो नॉर्मल जिनके गुनाह हैं, जो खून, मर्डर और रेप केसेस के नहीं हैं, उनको बाकी के जो कन्विक्टेड लोग हैं उनसे अलग रखने की कुछ व्यवस्था की जा सकती है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये विषय को पूरे गुजरात में लागू करने के लिए विचाराधीन है और खास तौर पे अहमदाबाद में हम लोग ने इसके लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था भी बनाई है। मेरा ये मानना है कि ये विषय में काम करना अति आवश्यक है, लेकिन उसमें कुछ समय और लगेगा हर जेल में ये मॉडल को अपनाने में। ये मॉडल अपनाने के साथ ही कहीं जो छोटे गुनाहों में जो लोग जेल में है और जो अंडर ट्रायल है और जो कन्विक्टेड लोग हैं, ये सबका साथ में रहना, वो जो छोटे गुनाह वाले जो लोग हैं उनकी भी मानसिकता बिगाड़ने का एक बहुत ही बड़ा स्तर हो सकता है। इसके लिए हम लोग ये विषय में बहुत ही तेजी से आगे निकल रहे हैं और अहमदाबाद में हम लोग ने ये मॉडल को अपनाया है और उसमें हमें काफी सफलता प्राप्त हुई है। मंत्री जी, अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल। इसके दो पक्ष हैं। एक तो जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले समय में वक्फ बोर्ड को बैन करने की मांग समाज के अलग अलग तबकों से आ रही है, हमने ये भी देखा है कि कई जगह वक्फ बोर्ड पर ऐसे आरोप लगे हैं कि वो इलीगल प्रॉपर्टीज को भी अपने पोजीशन में ले लेता है। इसकी एक मॉडस ऑपरेंडी है कि पहले आप कोई प्रॉपर्टी को रातों रात कहीं दरगाह, कोई मजार चिन्ह दो, उसके बाद उसको वक्फ बोर्ड के नाम पर ट्रांसफर कर दो। कई जगह घर खरीद लो इलीगल बना हुआ और उसके बाद उसको वक्फ बोर्ड पे ट्रांसफर कर दो। तो इस तरह की एक प्रवृत्ति चल रही है और एक आंकड़े मैंने देखे थे कि गुजरात में भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज की बहुत बड़ी संख्या है। और इसका एक दुखद पहलू यह है कि वक्फ बोर्ड के विरुद्ध अगर आप अपील करते हैं तो उसी के ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है, अगेन जहां पर उन्हीं के लोग होते हैं। तो एक तो ये विषय है, इसको हम कैसे देख रहे हैं। दूसरा, हमारा गुजरात का एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध होने के बाद भी गौ हत्या अभी भी रैम्पेंट है। प्रतिदिन गौ हत्या की खबरें कहीं ना कहीं राज्य के किसी न किसी हिस्से से आती हैं। तो इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, आपका क्या रोड मैप है? गुजरात के कई ऐसे जिले हैं, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, कच्छ, गिर सोमनाथ, ये सभी जिलों में खासतौर पे अगर बेट द्वारका की मैं बात करूंगा, भगवान कृष्ण की नगरी है। कराची से महज 58 नॉटिकल माइल दूरी पे ये बेट द्वारका आता है। बेट द्वारका पे कई ऐसी धार्मिक इलीगल एंक्रोचमेंट अनेक समाजों द्वारा किया गया था। कॉमर्शियल एक्टिविटीज, घर, और आपने जो बताया, मैंने बहुत ही गहराई से इस विषय में खास करके ये 5 जिलों में हम लोग ने एक अध्ययन किया है और सबसे बड़ी सफलता हमें बेट द्वारका में मिली है। हम लोग ने कम से कम
150 से ज्यादा प्रॉपर्टीज पे डिमोलिशन किया है और कई ऐसे घर बन गए थे जो घर ड्रग्स के सप्लाई के लिए उपयोग किए गए हो। कई ऐसे मजार बना ली गई थी जो सरकारी जमीनों पे थी। कुल मिला के 150 से ज्यादा प्रॉपर्टी हम लोग ने बेट द्वारका में डिमोलिशन किया। जखऊ, कच्छ के जखऊ में 300, करीबन 300 जितनी प्रॉपर्टीज जो सरकारी जगहों पे बनाई थी वो सबको पिछले 4 दिन में हम लोग ने डिमोलिशन किया है। पोरबंदर में 7 जितनी, गिर सोमनाथ में 12 जितनी। अहमदाबाद शहर की मैं आपको बात करूंगा। अहमदाबाद शहर में इसी प्रकार से सरकारी जगह पे जिस व्यक्ति पे 22 से ज्यादा गुनाह रजिस्टर्ड हुए हैं वो सरकारी जमीन पे 30 से ज्यादा दुकानें बना के उसको रेंट पे दी थी और वो पैसे से वो अपना नेटवर्क बढ़ा रहा था और करीबन 4 लाख रुपए जितना भाड़ा हर महीने उसको आ रहा था वो जगह पे से। अहमदाबाद पुलिस ने उसके पूरे परिवार को, करीबन 22 साल की उम्र के व्यक्ति पे 3 जितने मर्डर्स के प्रयास के गुना और टोटल 18 गुना उस पे आज तक रजिस्टर्ड हुए थे और उसके पूरे परिवार पे कई गुना उस पर रजिस्टर्ड थे। उसका आवास जो था वो भी सरकारी मकान पे थे। वो सबको गुजरात सरकार ने, गुजरात पुलिस ने तंत्र के साथ मिलकर डिमोलिशन कर लिया। इस प्रकार के कई महत्वपूर्ण कदम पिछले कुछ महीने से हम लोग ने उठाए और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सरकारी जो जमीन है उस पे हम किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करने लेंगे। हम उस पे बहुत ही गंभीरता पूर्वक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही में आपने जो गौमांस वाली बात बोली, पिछले 3 महीने में खास करके दाहोद का किस्सा आपको पता है अच्छी तरह से कि दाहोद में एक 2-3 ग्रुप्स ऐसे थे जो खास तौर पे धार्मिक आस्था को ठोस पहुंचाने के लिए गौ हत्या का एक बड़ा नेटवर्क चला रहे थे। हम लोग ने उसको सबसे जो महत्वपूर्ण हमारे पास जो लॉ है गुटसिटॉक का, उसमें दर्ज इन सभी लोगों को किया है और मैं आपको 100% आश्वस्त करता हूं कि गौ हत्या पे प्रतिबंध के लिए हम लोग सभी प्रकार के सख्त कदम उठाने के लिए एकदम तैयार हैं और हमें जहां जहां से माहिती मिलती है हम उस पे एकदम गंभीरता पूर्वक काम करते हैं। मंत्री जी, आपका पांचजन्य के इस संवाद सत्र में जो पांचजन्य के लाखों दर्शक हैं आपको इस समय देख रहे हैं, उनके सामने पांचजन्य के मंच से किया गया यह शंखनाद आशा करता हूं कि पूरे देश तक गया होगा और आपका अपने व्यस्त शेड्यूल से हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खास तौर पे पांचजन्य के आजादी के अमृत महोत्सव भी चल रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव देश भर में लोग मना रहे हैं। तभी पांचजन्य के स्वतंत्रता के भी 75 साल पूरे हुए हैं। तो मेरे और आपके जैसे कई देशभक्त पांचजन्य से सालों से जो जुड़े हुए हैं, उसके लिए भी ये आजादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ मनाने का एक बहुत ही बड़ा अवसर है। पांचजन्य की पूरी टीम को मैं अभिनंदन देता हूं और उनका आभार भी मानता हूं कि देश हित में जुड़े हुए प्रश्न को उजागर करने के लिए पांचजन्य ने हर हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और ये योगदान के लिए मेरे राज्य के सभी नागरिकों की ओर से आपको अभिनंदन और आभार मानता हूं। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ आपने कहा, मुझे लगता है कल हमारे एक सत्र में ये ध्यान देने वाली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के नेता थे कपिल मिश्रा, उन्होंने काफी कुछ कहा था। कहा गुजरात में जो लोग अब दूसरे कपड़ों में आए हैं वो जरा गुजरात से कुछ सीखें, यहां कर वो अपना बखान देते। तो अभी आपने जो कहा वक्फ के नाम पर जो कब्जे का खेल पूरे देश में चला, वो सिर्फ यहां नहीं था। और जो कुछ आपने बताया, मुझे लगता है कि उसमें बहुत कुछ सीख उन सबके लिए भी होगी और राज्यों के लिए भी उनको क्या क्या करना है। मुझे लगता है मंच पर थोड़ा सा सम्मान का समय। हमारे पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर जी,
नारायण भाई खलिया जी, कृपया आप भी आएंगे, और विको लेबोरेटरी के एरिया सेल्स मैनेजर हितेश रावल जी, आप तीनों को मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं। कृपया आए और मंत्री जी का आप स्वागत करें, सम्मान करें। आइए नारायण भाई, और कृपया आज आइए हितेश रावल जी, एरिया सेल्स मैनेजर विको लेबोरेटरी। तो गुजरात सरकार के मंत्री हर्ष सांघवी जी और वरिष्ठ पत्रकार गोपाल गोस्वामी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए।